हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि हम जानते हैं हमारा चल रहा है भूगोल का कक्षा 6 का अध्याय 1 चल रहा है, सौरमंडल में पृथ्वी। तो हमारे जो है बहुत से टॉपिक जो है क्लियर हो चुका है और आज हमारा बचा है लास्ट पार्ट। ओके फ्रेंड्स, आज जो है हम कंप्लीट कर देंगे लेसन को। हमने ये सब पढ़ लिया है, पृथ्वी, चंद्रमा और हाँ, हम यहाँ पर है शुद्ध ग्रह किसे कहते हैं। ठीक है, तो शुद्ध ग्रह जो होता है, आपको मैंने पहले भी बताया कि शुद्ध ग्रह जो है ग्रह का ही भाग होता है ना। ग्रह का ही मतलब टूटा हुआ भाग होता है जो चारों तरफ सूरज के चारों तरफ जो है चक्कर जो है परिक्रमा जो है कर रही है। ठीक है, चक्कर लगा रही है। ठीक है, तो डायग्राम है कुछ क्षुद्र ग्रह का। ये देखो, छोटे छोटे ये पत्थर होते हैं, ये ग्रह का ही टुकड़ा होता है। किसी विस्फोटक के द्वारा जो है ग्रह का टुकड़ा मतलब टुकड़े हो जाते हैं ग्रह के, तो वो टुकड़ा जो है आसमान में सूरज के चारों तरफ जो है घूमने लगते हैं, परिक्रमा करने लगते हैं, तो वही हमारा कहलाता है क्षुद्र ग्रह। ठीक है, जैसा कि हमने आपको ऊपर भी दिखाया था, एक और बार देख लें इसको। ठीक है, ये देखो, ये रहा हमारा शुद्ध ग्रह। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये मंगल और बृहस्पति के बीच में ये जो है हमारे एक पट्टी की तरह दिखाई दे रही है, ये हमारे क्या है, शुद्ध ग्रह है। तो इसमें छोटे छोटे टुकड़े हैं, ग्रह के ही टुकड़े हैं जो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। ठीक है, और अब हम इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ठीक है, इसमें आ रहा है तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, जो सूर्य और सारे ग्रह तो सूर्य के चक्कर लगाते हैं, तारे लगाते हैं, उल्कापिंड और मतलब जो भी चीज़ होते हैं, ग्रह होते हैं, उपग्रह हमारे होते हैं, चंद्रमा हो गया, चांद हो गया, ये हमारे उपग्रह है। तारे हो गए वो है ग्रह है। छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, मालूम है। तो इन पिंडों को, छोटे छोटे जो पिंड है, इसे ही हम क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि मंगल और बृहस्पति के बीच क्या है, पाए जाते हैं। आपको मैंने दिखा दिया चित्र में। वैज्ञानिकों के अनुसार शुद्ध ग्रह के ही भाग होते हैं। क्या होते हैं? ग्रह के ही भाग होते हैं, जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोटक के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। यानी कि अगर विस्फोटक हुआ था, ऐसे भी करते रहते हैं, कई बार करते हैं हमारे वैज्ञानिक। तो उसके विस्फोटक के द्वारा क्या होता है, ग्रह के जो है कई बार विस्फोटक के द्वारा टुकड़े हो जाते हैं। तो टुकड़े जो होते हैं उससे ही हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। वो भी फिर परिक्रमा करने लगते हैं सूरज के चारों तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। और आपसे पूछ लिया जाता है शुद्ध ग्रह किसे कहते हैं, तो तारों, ग्रहों और उपग्रहों और इसके अलावा जो असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे, ये पॉइंट बताओगे। और इन्हीं पिंडों को क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाया जाता है, ये बता दोगे। मंगल और बृहस्पति के बीच कक्षाओं में पाया जाता है। और ये क्यों हुआ? विस्फोटक के द्वारा होता है। विस्फोट के द्वारा जो ग्रह होते हैं वो टूट जाते हैं। टूटने के बाद वो जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो क्या होता है, छोटे छोटे तो ग्रह होते हैं, सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने लगते हैं, जिसे हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से हुआ। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है उल्कापिंड। उल्कापिंड किसे कहते हैं? ठीक है, उल्कापिंड एक बार आकाश गंगा इसको कहते हैं हम। तो हम टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते हैं। उल्कापिंड किसे कहते हैं, ये बताओ। जितने भी पत्थर होते हैं ना, जैसे कि हमारे जो ही पत्थर होते हैं छोटे छोटे आसमान में गैसों के बने हुए होते हैं, वो सारे जो है चक्कर लगा रहे हैं लगातार हमारे सूर्य के, तो उसे ही हम उल्कापिंड कहते हैं। लेकिन हम बुक में आप देख लेते हैं क्या है उल्कापिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। बिल्कुल वही बात आ गई है ना, जो हमने शुद्ध ग्रह में पढ़ा। उल्कापिंड जो है छोटे छोटे, जैसे कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो पत्थर होते हैं ना, छोटे बड़े, उधर ने शुद्ध ग्रह ही हो, और भी छोटे छोटे से पत्थर होते हैं गैसों के बने हुए,
सॉरी फ्रेंड्स, हाँ, उसे ही हम क्या कहते हैं, छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं पत्थर को ही हम जो उसके आगे पीछे घूम रही है, सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, उसे हम उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की हो जाती है, यानी कि बहुत ज्यादा पास आ जाते हैं, जिससे ये ऐसा लगता है, देख कर क्या लगता है कि नीचे अब गिर ही जाएगी। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ संघर्ष होने के घर्षण सॉरी एक घर्षण इस टाइप का होता है ना, घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। यानी कि ये अगर यहाँ से तो जमीन को ऊपर ही गिर जाए, लेकिन क्या होता है, ये जब नीचे आती है ना तो एक इसको जब इतनी स्पीड से नीचे आ रही तो उसको पर एक घर्षण पड़ रहा होता है, वायु दाब पड़ रहा होता है, घर्षण पड़ रहा होता है, जिसके कारण उसमें इतनी गर्मी होती है कि वो पत्थर को जलाकर राख कर देती है, जला देती है। इसकी वजह से क्या है, हमारे जो पृथ्वी पर वो जो उल्कापिंड है वो नहीं गिरते हैं, है ना। कभी आपने सुना होगा कि कई बार तो गिर जाते हैं उल्कापिंड, कि कहीं कहीं गिरे हैं तो जो छोटा सा दिखता है लेकिन वो बहुत बड़ा होता है, कहीं कहीं पर उसे रखा गया है, ऐसे धंसा है जहाँ पर तो वहीं धंसा हुआ है, कई जमीन के अंदर चले जाते थे, कई फीट अंदर, इतने दूर से गिरने पर इतने गति के साथ आते थे, इसीलिए, ठीक है। तो क्या होता है, वही होता है, जब ऊपर से गिरता है तो घर्षण बल उसके ऊपर लगता है, तो वो घर्षण से क्या होता है, गर्म होकर के वो पत्थर जल जाते हैं, जिसके कारण पृथ्वी पर नहीं गिर पाते, नहीं तो क्या हो, पृथ्वी पर ही गिरे और कितना नुकसान झेलना पड़े। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है, और जब ये जलता है ना तो एक प्रकाश उत्पन्न होता है, चमकदार, बहुत ज़्यादा चमकता है, लगेगा पता नहीं क्या हो रहा है। कॉमन सी बात है, जब ये एक किसी से टकरा करके घर्षण के कारण कोई चीज़ जलेगा तो उजाला तो होगा ही, प्रकाश तो होगा ही, है ना। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, यानी पूरी तरह से जल नहीं पाती और गिर जाती है, जिससे धरातल पर क्या होते हैं, गड्ढे बन जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्पीड से आते हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड से बोले तो बहुत ज़्यादा स्पीड से, इतनी गति से होते हैं कि वो कई फीट अंदर से ले जाते हैं, गड्ढे बना देते हैं। तो क्या आपने चारों ओर खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है, या से अनुमान करने के लिए, क्या आपने कभी ऐसा फील किया कि हाँ हमें आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या होते हैं, ये लाखों तारों का समूह है। ये आपको जो तारों का, रातों के समय में क्या दिखता है, तारे दिखते हैं और लगेगा एक रास्ता बन गया, तो उस तरह से दिखाई देते हैं। तो लाखों तारों का समूह होता है, ये जो पट्टी होती है इसे हम आकाश गंगा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, आकाश गंगा है हमारा सौरमंडल, इस आकाश गंगा का एक भाग है। जो हमारा सौरमंडल है ना, ये सौरमंडल है, जैसे उसमें 8 ग्रह मिल करके, उपग्रह और सूर्य सब जो मिल करके एक सौरमंडल बना रही है, ठीक है। उसी तरह से जब आकाश गंगा जो होती है ना, तो कई सारे सौरमंडल मिल करके आकाश गंगा बनाती है, यानी कि सौरमंडल से ही बहुत गुना बड़ी है हमारी आकाश गंगा, ठीक है। यह क्या करते हैं, इसमें कई सारे सौरमंडल होते हैं, एक नहीं होते, जिसमें कि क्या है, हमारी पृथ्वी भी, हमारा सौरमंडल भी शामिल है इस आकाश गंगा में, ठीक है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। प्राचीन में इसकी कल्पना किससे की गई थी, इसकी कल्पना जो है आकाश में जो प्रकाश एक बहती नदी से की गई थी, यानी प्रकाश जो जैसे निकल के आती है ना, तो उसे बहती नदी का नाम दिया, ठीक है। पहले के लोगों ने ऐसा नाम दिया था, इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। किसकी है, आकाश गंगा किसकी बनती है, करोड़ों तारे होते हैं, उसमें बादल होते हैं और बहुत सारी गैसें होती हैं, बहुत सारी गैसें होती हैं, तो इसकी ही एक प्रणाली होती है ये। तो इस प्रकार की लाखों जो है क्या करती, आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। इसको पॉइंट बाय पॉइंट्स को समझो, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा सौरमंडल आया था, तो सौरमंडल क्या था,
सौरमंडल में हमारे 8 ग्रह आते हैं, उपग्रह आते हैं, और सूर्य होता है, चंद्रमा, सब जो है हमारे उसमें आते हैं, तो वो एक सौरमंडल बनाता है, सूर्य का मंडल होता है वो, ठीक है। लेकिन अब हम जो पढ़े आकाशगंगा, आकाशगंगाएं जो होती हैं, जितने हमारे सौरमंडल है ना, तो उस सौरमंडल के तहत लाखों करोड़ों कितनी बहुत सारे जो है सौरमंडल मिल करके एक आकाशगंगा बनाती है। एक आकाशगंगा में कितनी होती है, इसमें क्या होती है आकाशगंगा में, इसमें लाखों करोड़ जो है तारों का समूह होता है ना। उसे हम आकाशगंगा कहते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, हाँ आकाशगंगा। फिर जो क्या करते हैं, लाखों इस प्रकार की जितने हमारे आकाशगंगाएं होती है ना, फिर आकाशगंगाएं लाखों आकाशगंगाएं मिल करके एक ब्रह्मांड का निर्माण करती है। किसका करती है, एक ब्रह्मांड का, ठीक है, ब्रह्मांड का निर्माण करती। तो ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है, बहुत ज़्यादा। अगर तुम बहुत ज़्यादा सोचोगे तभी आपको ये समझ में आएगा चीज़ों को समझने के लिए। इसलिए मैं बोल रही हूँ बार बार कि पढ़ने से नहीं होता बच्चे, उसे समझने से होता है, ठीक है। तो चीज़ों को समझो, आकाश गंगा क्या है, सौरमंडल क्या है, सबसे छोटा समझ लो आप, सौरमंडल आ गया हमारा, ठीक है। सौरमंडल हो गया। उसके बाद आता है हमारा आकाशगंगा, और आकाशगंगा के बाद आ रहा है हमारा ब्रह्मांड। ब्रह्मांड किसे कहते हैं, लाखों आकाशगंगाएं मिल करके एक ब्रह्मांड का निर्माण करती है। एक बार मैं आपको और रिपीट कर दूं कि पहले तो है हमारे आकाशगंगा, ठीक है। आकाशगंगाएं सौरमंडल, कई सारे सौरमंडल मिल करके एक आकाशगंगा बनाते हैं, और लाखों आकाशगंगाएं मिल करके क्या करिए, एक ब्रह्मांड का निर्माण करती है, ठीक है। ब्रह्मांड की जो विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है, बिल्कुल। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने में जुटे हुए हैं, यानी कि इसकी जो है बहुत सारी जानकारी जो है प्राप्त कर रही है। अभी तक भी हमारे जो है वैज्ञानिक है वो सब जो है इस कार्य में जुड़े हुए हैं, ब्रह्मांड से जुड़ी जो है जानकारी जो है जमा करने में, एकत्रित करने में, ठीक है। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, इसका आकार कितना है, कितना बड़ा है, कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ है, अभी भी पता नहीं है। इसमें जो है वैज्ञानिक जो है इसकी खोज कर रहे हैं लगातार। लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है, बिल्कुल, हम भी तो इसी ब्रह्मांड के हिस्सा है ना। देखो ये यहाँ से आप यहाँ से इस चीज़ को समझो, यहाँ पे क्या कह रही है, सबसे पहले हमारी पृथ्वी आती है, ठीक है, पृथ्वी, फिर सौरमंडल आ गया, फिर आकाशगंगा आ गया, फिर ब्रह्मांड हो गया। अभी 4 चीज़ें हो गया, पृथ्वी जो हमारी खुद की है, सौरमंडल जो सूर्य का मंडल है, और आकाशगंगा जो पृथ्वी सौरमंडल सब हमारा इसमें आ गया आकाशगंगा में। और लाखों आकाशगंगाएं मिल करके, सौरमंडल मिल करके आकाशगंगा बनाती है, और लाखों आकाशगंगा मिल करके ब्रह्मांड का निर्माण करती है। हम इसको भी अगर पढ़ लेते हैं, क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बना सकते हैं? क्या पृथ्वी पर है तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है, दूसरा सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए कि इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद है, इस प्रकार की अपना स्थान कहाँ है, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट एंडिंग का, ये आज हमारा ये समाप्त हो चुका है फ्रेंड्स। वीडियो आपको अच्छी लगे, आपको समझ में अच्छे से आती हो, तो हमें सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, ठीक है। ये हमारे सारे क्वेश्चन पेपर है, अगर आप कहोगे तो हम क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करा देंगे। बाय द वे, आपको पढ़ाने के बाद ऐसा नहीं लगता कि आपको कोई चीज़ इसमें से नहीं आनी चाहिए, ठीक है। जो फिर ये बहुत इजी है फ्रेंड, ज़्यादा कोई टफ नहीं था। अब हम कल से क्या पढ़ेंगे, दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। आज यहीं तक, ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।